कुमुद एक गरीब घर की बेटी थी। वह गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी। मनीष ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा। वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि कितनी सुंदर लड़की है। अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाए। एक दिन मनीष उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि कुमुद तो बहुत गरीब है। घर में 2 चारपाई, कुछ बर्तन और कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुमुद के पिता सुखबीर ने मनीष को झांकते हुए देखा तो पूछा, कौन हो साहब? मनीष बोला, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है। कोई गलती हो गई उससे क्या? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुई। दरअसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठिए साहब। मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं। जानता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हें कॉलेज में देखा तभी ये मुझे पसंद आ गई। आज इनका पीछा करते हुए मैं आपसे बात करने आ गया। हम 2 भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। दोनों भाई साथ में बिजनेस करते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़पट्टी और सिर्फ बेटी है। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं। सुखबीर बहुत खुश हुआ। उसके तो भाग खुल गए जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। सुखबीर ने हाँ कर दी। बहुत साधारण तरीके से कुमुद और मनीष की शादी हो गई। ससुराल में जाकर कुमुद ने देखा तो सोचने लगी, अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। कुमुद की जेठानी सोनिया बोली, क्या सोचने लगी कुमुद? ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। कुमुद को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसा हो। कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। कुमुद ने उससे कहा, दीदी, बहुत प्यास लगी है। फ्रिज का पियोगी या घड़े का? वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, नॉर्मल ही ला देती हूँ। सोनिया पानी देकर बोली, अच्छा कुमुद, अब ये कपड़े गहने बदल लो। वैसे भी तुम्हें इतना बोझ लादने की आदत नहीं होगी। मनीष ने कुमुद से कहा, कुमुद, भाभी बहुत बड़े घर की बेटी हैं और पिताजी मरने से पहले सब कुछ बड़े भैया के नाम करके चले गए, इसलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है? मुझे सर्दी लग रही है। शायद तुम नहीं जानती होगी, इस कमरे में एसी लगा है। एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ससुराल में एसी लगा हुआ मिलेगा। चौंको मत कुमुद, यहाँ तुम्हें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो तुमने नहीं देखी होंगी। मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा जिनसे तुम वंचित रही हो। सुबह उठकर कुमुद ने अपने मायके की साड़ी पहन ली। सोनिया गुस्से में बोली, ये तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला मायका नहीं है। ये क्या पहना है तुमने? कोई क्या कहेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं दूसरी साड़ी लाती हूँ। सोनिया कुमुद के कमरे में गई तो एसी चला हुआ था। एक भारी सी साड़ी कुमुद को देते हुए वह बोली, महारानी, पूरी रात एसी चलाया है, जानती हो इसका बिल देना पड़ता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था। हाँ। सोनिया बात बात पर कुमुद को मायके की गरीबी के ताने देती थी, लेकिन कुमुद सब चुपचाप सहती रही। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन कुमुद हॉल का एसी झाड़ू से झाड़ रही थी। अचानक से एसी में स्पार्किंग हुई और वो बंद हो गया। सोनिया जोर से चिल्लाई, तुमने इसमें क्या कर दिया? इसकी कीमत जानती हो? इतना तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी में भी नहीं लगाया जितनी इसकी कीमत है। कभी कुछ देखा होता तो पता चलता। हाँ। कुमुद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मनीष अपनी भाभी की आवाज सुन रहा था। मनीष आकर सोनिया से बोला, भाभी, ये क्या है? तुम बार बार उसे उसकी गरीबी का ताना देती हो। आखिर वो बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी? तो सोनिया बोली, ओहो, उसके लिए आज
भाभी से तेज आवाज में बात कर रहे हो? बर्दाश्त करने की जरूरत ही क्या है? हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। चले क्यों नहीं जाते उसे यहाँ से लेकर? भाभी ये क्या कह रही हैं? और भैया आप भी चुप सुन रहे हैं? तेरी भाभी सही कह रही है मनीष, रोज रोज के झगड़े से अलग होना ही बेहतर है। जाओ, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बाप की 1 लाख की संपत्ति को करोड़ों में बदला है इन्होंने। दिन रात मेहनत की है। जाओ और जो करना है अपने बलबूते पर करो। मनीष दुखी हुआ। आज तक उसने जो भी कमाया सब भैया भाभी के हाथ में सौंप दिया था। आज उसके पास कुछ नहीं था। कुमुद परेशान होकर मनीष से बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? कुमुद मेरे पास कुछ नहीं है। भाभी ने वो देखो तुम्हारा बैग भी पैक करके बाहर रख दिया है। चलो मनीष, जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो। कुमुद मनीष के साथ अपने घर आ गई। बहुत गर्मी थी। मनीष पसीने में तरबतर था। यहाँ पंखा था न कूलर। आपको तो एसी की आदत है ना, एसी के बिना कैसे रहोगे? कुमुद मैं तो रह लूंगा, लेकिन ये देखो तुम्हारे माथे पर भी पसीना है। कुमुद हाथ के पंखे से हवा करने लगी। मनीष उसे प्यार से बोला, रहने दो कुमुद, तुम थक जाओगी। सच बहुत बड़ी बात है बिना एसी के रहना। मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन बाहर से आकर सुखबीर ने कुमुद को लिफाफा दिया। कुमुद ने लिफाफा खोलकर देखा तो वह उसका जॉइनिंग लेटर था। कुमुद खुशी के मारे उछल पड़ी। सुखबीर ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो कुमुद ने कहा, पापा मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉइनिंग लेटर आ गया। मेरी नौकरी लग गई। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी सभी सुविधाएं होंगी। मनीष बेटा कहाँ थे तुम? जानते हो कुमुद की नौकरी लग गई। बाबूजी बधाई हो, आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सब लोग बहुत खुश थे। कुमुद बोली, मनीष अपनी पहली सैलरी से हम अपने घर में एसी लगाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम गरीबों के घर में भी एसी है। कुमुद ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया। पूरा गांव देखने के लिए टूट पड़ा। पूरे दिन औरतें गर्मी से बचने के लिए कुमुद की माँ के पास बैठने लगी। एक दिन सोनिया और अमित ढूंढते हुए कुमुद के घर के पास आ पहुंचे। सोनिया ने एक लड़के से पूछा, अरे भाई सुनो, क्या कुमुद का घर यही है? तभी कुमुद बाहर निकली और बोली, अरे दीदी और भाई साहब आप, हम गरीबों के घर आपका कैसे आना हुआ? आवाज सुनकर मनीष भी आंगन में आ गया। आप लोग, किसी ने आप लोगों को यहाँ आते हुए देख तो नहीं लिया? बेकार में आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। हमें माफ कर दो कुमुद, तुम घर से क्या आई? हमारे घर की तो लक्ष्मी ही रूठ गई। हाँ मनीष, शेयर मार्केट में मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मकान बेचकर कर्जा उतारना पड़ा। भैया बहुत दुख हुआ सुनकर। वो मकान हमारे दादाजी का था। तुम दोनों हमें माफ कर दो। हमको हमारे किए की सजा मिल गई है। दीदी ये क्या कह रही हो? आप बड़ी हो, हमसे माफी मत मांगो, हमें आशीर्वाद दो। हाँ भैया, भाभी अंदर आकर बैठो। जिस एसी के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा, आज हम गरीबों ने भी वो एसी लगा लिया है। हम लोग बहुत खुश हैं। जब तक आपकी कहीं व्यवस्था ना हो आप हमारे साथ रहो। सोनिया और अमित रोने लगे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैंने कुमुद की गरीबी का मजाक उड़ाया और आज मेरे सामने उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए। नहीं दीदी, दिल छोटा मत करो। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर से सब एक साथ रहेंगे अपने एसी वाले घर में। एक बार सबके चेहरे पर फिर से एक हंसी लौट आई। रात के 10 बज रहे थे। हर रोज सन्नाटा था, लेकिन रात के इस सन्नाटे में गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके सैंडल की खटखट की आवाज से वो सन्नाटा टूटता है। बाहर उसके इंतजार में एक आदमी अपनी बड़ी और लंबी सी कार में बैठा हुआ है। वो उसकी कार के पास जाती है और उसके शीशे पर नॉक करती है। शीशा खुलता है। लड़की अंदर बैठे शख्स से पूछती है,
दिवाकर मित्तल, अंदर बैठा आदमी सहमति में अपना सिर हिलाता है। फिर वो लड़की जिसका नाम शोभा था, वो उसकी गाड़ी में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दिवाकर मित्तल उसके चेहरे की ओर मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जैसा सुना था वैसे ही हो तुम, बहुत तीखी, लाल मिर्च की तरह। दिवाकर मित्तल के पैर कार के एक्सीलेटर पर जाते हैं और पल भर में कार हवा से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कार शहर के एक सबसे बड़े 5 स्टार होटल में प्रवेश करती है। दिवाकर मित्तल पार्किंग में अपनी कार लगाता है और होटल के रिसेप्शन पर जाता है और अपनी प्री बुकिंग के बारे में बताता है। दिवाकर अपने रूम की चाबी लेता है और शोभा के साथ उस कमरे में जाता है। दिवाकर दरवाजा बंद करता है और शोभा से पूछता है, कुछ लोगी तुम, पीने या खाने में? आप जो भी मंगा लीजिए। दिवाकर होटल के कमरे में लगे फोन से रिसेप्शन पर कॉल करके अपना ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। वे दोनों खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीते भी हैं और फिर दिवाकर और शोभा एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह जब शोभा की नींद खुलती है तो दिवाकर वहां नहीं होता है। उसके तकिए के नीचे नोटों की गड्डी रखी होती है। वो गड्डी को उठाती है, फिर होटल के बाहर आती है। बाहर आकर वो एक कैब बुक करती है और उसमें बैठकर गर्ल्स हॉस्टल की ओर निकल जाती है। कैब वाला बीच बीच में उसे घूर कर देखता है तो शोभा को गुस्सा आ जाता है। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बार बार पीछे मुड़कर? आगे देखकर गाड़ी चलाओ, नहीं तो अभी तेरी कंपनी में फोन करूंगी, फिर सारा घूरना निकल जाएगा। कैब वाला शोभा की बातों से डर गया। शोभा कैब की खिड़की से बाहर देखती हुई जा रही थी और मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। सब कुछ कितना फेक है ना यहाँ, सब कुछ। कौन आदमी कौन सा चेहरा लगाए घूम रहा है, किसी को पता नहीं है। मैं भी तो पिछले कई महीनों से एक नकली चेहरा लगाए घूम रही हूँ। सच कहूँ तो घिन आती है मुझे उस चेहरे से, दम घुटता है मेरा। लेकिन अब इस चेहरे के बिना मैं रह भी तो नहीं सकती। ये कहानी है जमालपुर की रहने वाली शोभा की। शोभा शहर के एक हॉस्टल में रहती है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। वो 8 महीने पहले ही शहर आई है। शोभा के पिता दीनदयाल उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे अब भी याद है जब वो ट्रेन में बैठकर शहर आ रही थी तो। क्या बाबा, आप इस तरह बच्चों की तरह रोएंगे तो मैं शहर कैसे जाऊंगी? क्या कहूँ शोभा, 5 बरस की थी तू जब तेरी अम्मा तुझे गोद में डालकर हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। तब से तुझे ही देखकर जिया है। जानती हूँ बाबा। सोचा था कि एक बार ही तुझे विदा करूंगा जब तेरी शादी होगी, लेकिन शादी के पहले ही। ये कहकर दीनदयाल शोभा को गले लगाकर फिर से फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है बाबा, मैं नहीं जाती हूँ शहर, यही रहती हूँ आपके पास। लेकिन आप ही तो हमेशा जिद करते हैं कि तुम्हें खूब पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब आगे की पढ़ाई गांव में तो नहीं हो सकती, तभी तो मैं शहर जा रही हूँ। ठीक है, मैं ट्रेन से उतर जाती हूँ। उसी समय ट्रेन की सीटी बजी। दीनदयाल जल्दी से ट्रेन से उतरा। ट्रेन ने कुछ ही देर में रफ्तार पकड़ ली। शोभा ट्रेन से आगे निकलती गई और दीनदयाल पीछे छूटता गया। शहर में शोभा गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। उसकी रूम पार्टनर थी रेखा। रेखा का बैकग्राउंड भी शोभा की तरह ही था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। बहुत कठिनाई से गुजर बसर होता था। एक दिन की बात है, शोभा कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे रेखा के तकिए के नीचे से नोटों की गड्डी मिली। इतने सारे पैसे, ये यहाँ कैसे आए? रेखा उस समय नहा रही थी। जब वो नहाकर बाहर आई तो शोभा ने उससे पैसों के बारे में पूछा, लेकिन रेखा ने उसकी बात का सही सही कोई जवाब नहीं दिया। आश्चर्य तो हुआ क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। कुछ बात तो है जो रेखा मुझसे छिपा रही है, लेकिन क्या? शोभा ने एक बात और नोटिस किया कि हफ्ते में 3-4 दिन रेखा रात को कहीं चली जाती थी और सुबह वापस आती थी। उसने इस बारे में भी रेखा से पूछा तो तू भी बिना मतलब जासूसी करती रहती है, तू अपने काम से काम रखना। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, हर चीज का हिसाब देना जरूरी है क्या? ये जरूरी तो नहीं, लेकिन कल को हॉस्टल की वार्डन को पता लग गया कि तुम रात रात भर बाहर रहती हो तो क्या होगा? तुझे पता है ना वो कितनी स्ट्रिक्ट है। तो उसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी उन्हें। धीरे धीरे शोभा ने रेखा की लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली देखी। वो महंगे से महंगे कपड़े और जूते खरीदती, लेटेस्ट मोबाइल फोन रखती, उसका जब जो मन करता वो करती। शोभा उसकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हो गई। शोभा ने बचपन से अब तक गरीबी ही देखी थी, इसलिए उसका भी मन करता कि वो भी नए कपड़े खरीदे, महंगे मोबाइल रखे
उसका जो मन करे वो कर सके। रेखा देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछने वाली कि तू ऐसी रईसों वाली लाइफस्टाइल कैसे जीती है, लेकिन मैं भी तेरी तरह जीना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ एक एक पैसे के लिए तरसते हुए। पहले तो रेखा टाल मटोल करती रही, लेकिन फिर उसने सच्चाई बता दी कि वो एक कॉल गर्ल का काम करती है। उसकी बातों को सुनकर शोभा शॉक्ड रह गई और उसने कहा कि अगर ये बात वार्डन को पता लग गई तो बड़ी भोली है रे शोभा। हॉस्टल की वार्डन को सब पता है, वही तो हमें दबाव डालकर भेजती है लोगों के पास। वार्डन की सारी सच्चाई जानकर शोभा एक बार फिर से चौंक गई। रेखा ने उसे ये भी बताया कि हॉस्टल की कुछ और लड़कियां ये काम करती हैं। शोभा को ये सब सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल के चक्कर में वो अपने सम्मान का सौदा करने के लिए तैयार हो। मैं इस गंदे दलदल में फंस गई हूँ। हालांकि इस दलदल ने मुझे बहुत सारी वो चीजें दी जिसके लिए मैं तरसती थी, लेकिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी है, मैंने अपनी शांति खो दी है, मैंने अपनी पवित्रता खो दी है। बाबा को कितनी उम्मीद थी मुझसे, और मैं क्या करने लगी मैं। शोभा की आंखें भीग गई थी। वो अब ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन उस पर बार बार दबाव डाल रही थी। देख शोभा, जल में रहकर मगर से बैर मत कर, और हाँ, ये सती सावित्री बनने का नाटक छोड़ और जो बोलती हूँ वो कर। शोभा ने वार्डन को फिर से इनकार कर दिया। गुस्से में वार्डन ने उससे कहा, देख शोभा, तेरा इनकार तेरे भविष्य के सारे रास्ते बंद कर देगा। मेरी एक शिकायत पर कॉलेज से भी तुझे निकाल दिया जाएगा, और तुझे मैं इतना बदनाम करवा दूंगी कि इस शहर तो क्या, तू कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। शोभा उस रात हॉस्टल से निकली तो जरूर, लेकिन उसने कुछ तय कर लिया था। वो हॉस्टल से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर नाज़नीन को हॉस्टल और वार्डन की सारी सच्चाई बता दी। शोभा की बात सुनकर नाज़नीन शॉक्ड रह गई। शर्म आ रही है मुझे तुम पर और उन सभी लड़कियों पर जो अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में शॉर्टकट अपनाती हैं और अपने सम्मान का सौदा करती हैं, और तुम जैसे मासूम लोगों का फायदा तुम्हारी वार्डन जैसे लोग उठाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर नाज़नीन। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन ये गलती कोई और ना करे और तुम्हारी वार्डन किसी और का फायदा ना उठाए। इसके लिए इस पूरे रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नाज़नीन ने वार्डन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। जिस वार्डन पर लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो उनका सौदा करने लगी थी। इस बात को सुनकर पूरा शहर सन्न रह गया। आज शोभा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है और वो बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही है। आखिर उसे अपने बाबा का सपना जो पूरा करना है,